भाई मीडिया वार अब उसमें शामिल हो गई है हमारे अंदर। अब उसमें हमारा भी फर्ज बनता है, हम साफियों का, हम तज्जियाकार, हम जैसे सोशल मीडिया के लोग और जितने साथी हैं, उसमें हम अपनी फौज का अगर साथ दे गए तो मेरा ख्याल है दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्बीला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हमारे मुल्क में एक खुशगवार तब्दीली आई है और वो तब्दीली है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, यानी कि हमारे सपाए सालार तब्दील हो चुके हैं और जो साबका हमारे चीफ ऑफ आर्मी थे बाजवा साहब, वो जा चुके हैं और उनको आप लोगों ने देखा होगा, टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देखा होगा कि उनको बाकायदा एजाज़ात के साथ और जिस तरह से एक फ़ौज का डिसिप्लिन होता है, जिस तरह से बाइज़्ज़त इंसान जाता है, इस तरीके से वो अपने रिटायर हो गए और उनकी जगह हमारे अब जो नए आर्मी चीफ आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब अब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, यानी कि हमारे सपाए सालार बन गए हैं। और इसमें काफ़ी सियासी चेमा गोइयाँ रही, सियासी हवाले से बहुत सी बातें रहीं और लेकिन उसके बाद कहीं जाके ये मामला हल हो गया और अब हम इसी पे बात करेंगे। उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बने हैं, हम इन दोनों को सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से और पूरे मुल्क की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। और बेइंतहाई सियासी जो गर्मा गर्मी थी उसके बाद हतमी ये फ़ैसला हो गया है और अब कितना बस ये कि खुशगवार हुआ है और उसके बाद अब मज़ीद आगे क्या बातें हो रही हैं उसके हवाले से भी बातें तो चलती रहेंगी। लेकिन आज जो हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में ये करेंगे कि नए आर्मी चीफ के आने से मुल्क की सतह पे क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं और हमारी मईशत को कितना फ़ायदा हो सकता है, जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थी उस पर क्या असरात मुरतब होंगे और उसके साथ साथ हमारी सहाफ़त पे क्या असरात मुरतब होंगे और दीगर एक आम आदमी पे उसके क्या असरात मुरतब होंगे। आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे, इसी पे बात करेंगे। तो हमारे दरमियान हमारे पैनलिस्ट हैं जनाब कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनाब एजाज़ अहमद साहब जो कि सदर हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब मोहम्मद नदीम साहब। नदीम साहब, आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। और उसके बाद हमारे दरमियान मौजूद हैं ताजिर हैं और काफ़ी इनके काम भी हैं समाजी हवाले से, जनाब हाजी शरीफुद्दीन साहब। शरीफुद्दीन साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद होंगी बहुत सी शख्सियात, बहुत सी मुल्क की अहम शख्सियात, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले जानने की ये कोशिश करूँगा एजाज़ अहमद साहब आपसे कि हमारे सहाफ़त के हवाले से बहुत से लोग शहीद हुए, उस पर भी एहतजाज हो रहा है और सहाफ़त को एक काली ज़र्ब भी लगाई गई। तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि आप माशाल्लाह एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आप क्या समझते हैं नए चीफ ऑफ आर्मी के आने से क्या असरात मुरतब हो सकते, क्या खुश आइंद ऐसी बातें हो सकती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो जनरल आसिम मुनीर साहब को खुशामदीद कहूँगा कि उन्होंने अभी तैनात हुए हैं और उसके साथ ही उनके इक़दामात जो बेहतरी की जानिब हैं वो आना शुरू हो गए हैं। वो पहली मिसाल ये सामने आई है कि इमरान खान साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, उनके हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में उतरने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी, जिसके लिए GHQ ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर सिविल इंतज़ामिया उन्हें इजाज़त देती है वहाँ अपना हेलीकॉप्टर उतारने की, तो उनको यानी GHQ को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि उनके इक़दामात उस सिमत में जाना शुरू हो रहे हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। इससे हम यही उम्मीद कर सकते हैं। और बाकी जहाँ तक आपने सहाफ़त के हवाले से बात की,
तो सहाफ़त इस मुल्क में इंतहाई मुश्किल हालात से गुज़र रही है और इससे पहले माजी में भी गुज़रती रही है। हमारे बहुत सारे साथी शहीद भी हुए हैं, बहुत सारे मतलब नामालूम अफराद ने उन्हें उठाया, अगवा किया, तशद्दुद किया। इन हालात का भी सहाफ़ियों को सामना करना पड़ा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस सूरत हाल को भी वॉच करेंगे और जहाँ जहाँ हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, सिविल इंतज़ामिया को ये उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये बात यकीनी बनाएंगे कि सहाफ़त इस मुल्क में आज़ादाना तौर पे काम करते रहें सहाफ़ी और उनके साथ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम क्योंकि देखिए सरहद के बाहर भी हमारे सहाफ़ी जाते हैं और ज़ाहिर है जंग भी होती है, बहुत से मामला ख़राब होते हैं, सरहदों पे बड़ी कशीदगी होती है। जैसे कि अभी आप कश्मीर का मामला ले लीजिए और आप बोस्निया का मामला, चीचा वतनी का मामला ले लें, ये सब तमाम चीज़ें तो ज़ाहिर है कि सहाफ़ी जाता है, रिपोर्टिंग के लिए जाता है, तो एक मुल्क का बस जो सरबराह होता है और जो इस तरह के मामलात होते हैं उनको बाखूबी अंजाम देता है, तो उनको वो सहूलियात भी वहाँ पे मिलती हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जान का भी ख़तरा है और बहुत से मामलात होते हैं। नदीम साहब आपसे भी मैं सवाल करूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ हमारे हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी डेरी हसन आबाद से है और आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के इन अफसरों में से हैं जो ट्रेनिंग स्कूल से बाकायदा आए हैं और या समझ लीजिए कि OTS यानी कि उन्होंने बाकायदा किया और इसके ज़रिए आर्मी ऑफिसर बने और इनका ताल्लुक़ जो है वो मंगला से है और ये हमारे 70वें सिपाही सालार हैं, ये 70वें सिपाही सालार हैं और लोगों को बड़ी सी उम्मीदें हैं इनसे और मुल्की तौर पे भी बहुत सी उम्मीदें हैं कि जहाँ पे कशीदगी है, जहाँ सरहदी मामलात हैं, वहाँ भी ये कुछ शायद बेहतरी आ सके, उन मामलात को कुछ बातचीत के ज़रिए या इस अपने अंदाज से वो इसको हल कर सके। नदीम साहब आप क्या देखते हैं इस हवाले से? पहले तो थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक पाकिस्तान के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली आई है चंद दिनों में। काफ़ी कारोबारी मामलात और सियासी मामलात काफ़ी रुके हुए थे, लोगों का ख्याल था कि बहुत प्लेजेंट चेंज आएगा और जिस तरह भी हमारे भाई ने कहा कि कुछ चेंज आया भी है, तो कुछ दिनों में और कुछ पेशरफ नज़र आएगी। लेकिन एक जो असल पेशरफ जो हमें नज़र आनी चाहिए वो हमारी बॉर्डर और हमारी इर्द गिर्द की जो मुल्की सराउंडिंग है उसके बारे में नजर आनी चाहिए। बाकी ये कि ये कहना कि सियासत के अंदर या हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर कोई ऐसी पॉजिटिव तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने अभी हमारी सियासतदानों, हमारी खुद साबका आर्मी चीफ ने ये कह दिया कि हम किसी भी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो अगर उस तरफ से आप कोई पॉजिटिव चेंज या ये समझ रहे हैं कि कोई एकदम कोई धमाका होगा, तो ऐसा नहीं होगा। आर्मी दोबारा अपनी जगह चली गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो उनका नैरेटिव है जिसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि अब हम अपनी सिर्फ मामला देखेंगे। तो एक अच्छा चेंज आया, ये हुआ कि एक जो बुरहानी कंडीशन थी, जो लोग लग रहे थे कि बुरहान है और ये कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो लोगों की जो अफवाहें थी वो ठंडी हो गई हैं और पॉजिटिवली अब यूं समझ लें कि हम एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रैक पे दोबारा आ गए हैं, एक ट्रैक पे आ गए। और देखिए बाजवा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही अपने इख्तितामी यानी कलमात उनके थे आखिरी तकरीर में कि फ़ौज कभी सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगी और ना सियासत को फ़ौज के साथ जोड़ा जाए। तो इस पे मैं उनकी बात के बारे में भी, और आप साफ़ी हैं, बहुत सीनियर हैं, मेरे साथ मजीद साफ़ी भी बैठे हैं, ये खैर कह सकते हैं, कहने की हद तक तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी फोर्सेस को कहीं ना कहीं मुदाखलत करनी पड़ जाती है जहाँ कोई हल नहीं निकलता, जहाँ पब्लिक स्टेक के अंदर कहीं ना कोई प्रॉब्लम होती है, जहाँ बिल्कुल हमारी जो फ्लोर के ऊपर फैसले नहीं होते, वहां में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच देना पड़ जाता है, शायद मजबूरी समझ लें। देखिए फौज तो दिफा का काम करती है ना, वो तो दिफा के लिए आएगी। नदीम शरीफ साहब, क्योंकि आप ताजिर भी हैं, जाहिर है कि आपका एक काम है और यानी कि आपके बहुत मामलात अभी बीच में बिगड़े, बहुत से ऐसे मराहिल आ गए थे कि ताजिर बड़े परेशान रहे, तो अब क्या देखते हैं आप ये तब्दीली के बाद? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बुलाया। बात दरअसल ये है कि हमारी मईशत जो तकरीबन तबाह हो चुकी है
अब चूंकि आर्मी का मसला है, अब ये नए सपे हालात आए हैं, हम ये कहते हैं कि अल्लाह करे ये ऐसे कोई इक़दाम करें कि मुल्क के जो अवाम हैं, जो ताजिर है, उनको ये यकीन आ जाए कि मुल्क के हालात ख़राब नहीं होंगे। अब ताजिर बहुत परेशान है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है। अब ये कहना कि जी फ़ौज जो है मुदाखलत नहीं करेगी, अल्लाह करे ऐसा ना हो कि वो मुदाखलत ना करें, लेकिन अगर वो मुदाखलत ना करें तो दुनिया में पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है और पाकिस्तान से अच्छी कोई अवाम नहीं है, जहाँ इनको मोड़ो मुड़ जाती है। अब अगर ये सिपह सालार, अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि ऐसा काम करें कि मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं, लोगों के हालात अच्छे हो जाएं और ये सियासत में ना आए, सियासत को सियासतदानों को करने दें। अगर वो गलत काम कर दें तो आप इक़दाम उठाएं, लेकिन ऐसा इक़दाम ना उठाएं कि जो बिल्कुल ही तख्ता उड़ा दें, हम ये कहते हैं। लेकिन सिपह सालार चूंकि उसूली आया है, हम देखते हैं साबका हमारे जनरल जो थे कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने तो कभी बस 6 साल उन्होंने तकरीबन सिपह सालार रहे, आर्मी चीफ रहे, उन्होंने कभी भी ये तासुर नहीं दिया कि हम सियासत में आएंगे, जबकि हम देखते हैं कि गुज़िश्ता जो फौजी आए सब, उन्होंने थोड़ा सा ज़ाहिर मुल्क के लिए किया, मुल्क की बेहतरी के लिए किया, मुल्क को संवारने के लिए किया, तो ऐसा महसूस होता है कुछ अब तब्दीली आएगी। एजाज साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, उम्मीद तो हमेशा रहती है कि तब्दीली आएगी और मुस्बत तब्दीली आएगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह की तब्दीली आएगी, और लेकिन चूंकि हालात अब निस्बतन बेहतर लग रहे हैं, जिस तरह से आर्मी चीफ की तैनाती हुई है, मोस्ट सीनियर जनरल जिनको आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया, और इसी तरह जो नंबर 2 हैं साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, उन्हें जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो ये दोनों जनरल इंतहाई सीनियर यानी नंबर 1 और नंबर 2 पर थे। तो जिस तरह से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है, और अच्छा एक बात और है, इनका नाम बहुत पहले आ गया था, कमर जावेद बाजवा साहब का जब नॉमिनेशन हो रही थी उस वक्त भी इनका नाम आया था, लेकिन डिले हो गया था। नहीं, वो तो देखिए ना, आर्मी की एक प्रैक्टिस है, इस वक्त भी 6 नाम गए थे, जो समरी तैयार हुई थी उसमें 6 नाम थे। अब कमर जावेद बाजवा साहब जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे तो उस वक्त ये उनसे दोनों जूनियर थे, तो इनके नाम भी एक रूटीन पॉलिसी के तहत समरी में गए थे। और मैं भी कि अगर उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब ने उनको कमर जावेद बाजवा साहब को सिलेक्ट किया था, तो मैं भी कि वो इनमें से भी किसी को चूज कर सकते थे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये किया है कि जो सीनियर तरीन जनरल्स हैं, जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं, उन्हीं की तैनाती किए, उन्होंने नीचे से किसी जनरल को ऊपर लेकर नहीं आए। टोटल मेरिट की बुनियाद पे इनका सिलेक्शन किया गया है, इसीलिए और वजीर आजम साहब ने और तमाम बस जितने भी हमारी सियासी पार्टियां हैं उन सब ने मिलकर इनकी मेरिट की बुनियाद पे इनका सिलेक्शन हुआ, और सीनियर इसी वजह से कोई जनरल सुपरसीड नहीं हुआ इस वक्त। जी ठीक है, तो ये बेहतर एक ट्रांजैक्शन हुई है इस वक्त। जी नदीम साहब आप क्या कहेंगे? सर ये बहुत अच्छी बात कही और पॉजिटिव चेंज है पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर है कि हमने इस वक्त मेरिट पे और किसी को नीचे से ऊपर लाने की सियासत इस बार नहीं हुई, तो ये अच्छा है। लेकिन ये कि थोड़ी देर बाद कुछ सियासी पार्टियां ऐसी हैं, इस पे तो हमारे भाई सारे यकीनन कहेंगे कि जिनके बेनिफिट में बात होगी वो बोलेंगे ठीक हो गया, और जिनके बेनिफिट में नहीं हुई वो चीखें मारेंगे। तो ये चीखों की आवाज़ के बाद आपको आइडिया होगा कि आया किसकी हक में। आपका शरीफ साहब, आपने फौज के हक में काफ़ी रैलियाँ निकाली, एहतजाज किए, सियासी अनासिर अपने इक़्तिदार के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात भी लगाते रहे, ठीक है, अवाम की बहुत सपोर्ट है और आज भी फौज के साथ आवाम खड़ी है। तो आपने जो रैली निकाली थी वो किस जज्बे से निकाली थी और क्या उसका असरात रहे? बात दरअसल ये है, देखो जी, फौज और हमारा साथ हमेशा का है और हमेशा रहेगा। अब हम अगर फौज के खिलाफ ही हो जाएंगे तो मुल्क का क्या बनेगा? सोचने की बात ये है। रहा सवाल ये कि जनरल क्या कर रहा है, तो वो आपके सामने 75 साल से क्या किया है। मेरी तो यही राय है कि इस जनरल साहब से भी यही राय है कि मुल्क के लिए काम करें। बहुत हो गया, 75 साल से लोग पीछे जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। इतना बेहतरीन मुल्क, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हमारे पास नमक तेल लकड़ी तीनों चीज़ें मौजूद है।
है कि नहीं, और फिर हम भूखे मर रहे हैं। मादनियात है हमारे यहाँ, हर चीज हमारे पास माशाल्लाह, मौजूद है। पानी हमारे यहाँ, टैलेंट हमारे पास हमारे मौजूद यहाँ है, हर चीज है, हमारे गैस। पास इतनी बेहतरीन आवाम है कि हर चीज मौजूद है, लेकिन सपोर्टर नहीं है। मैं तो मजबूर हूँ कि मैं निकलता हूँ कि मुल्क में ऐसा ना हो कि खाना जंगी हो जाए, फौज में खाना आपस में न लड़ जाए। हम ये चाहते हैं कि फौज हमारी यही रहे। नहीं, दुश्मन तो चाहता है, लेकिन हमारी कौम जो है वो फौज के साथ हाँ। है और फौज के साथ रहेगी। देखिए, बिल्कुल। दुश्मन तो कभी नहीं चाहेगा दुश्मन ना चाहेगा कि इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी रहे, जी हाँ। लेकिन हमारी आवाम, हमारी कौम जो है वो अपने जो अफवाज है, जितनी भी हमारी अफवाज है, जी हाँ। उन सबसे प्यार करती है, जी हाँ। मोहब्बत करती बिल्कुल है। करती है। मजीद आगे गुफ्तगू लेके चलेंगे। यहाँ हुआ है एक ब्रेक का वक्त। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि आर्मी चीफ साहब की तब्दीली से हमारे मुल्क में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं मईशत के हवाले से, और उसके अलावा एक आम इंसान को क्या मतलब फ़ायदा हो सकता है, और हमारे मुल्क की जो रंजिशें हैं, जिन ममालिक से रंजिशें हैं, वहाँ पे कोई बहाली हो सकती है, सरहदों पे कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि बेहतरी की तरफ जाए। तो उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, और जाहिर है कि इन उम्मीदों पे हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब का भी जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पे आए हैं। और यही नहीं कि मुल्क की 22 करोड़ आवाम को उनसे उम्मीद है, बल्कि हमारी सियासी जमातों को भी उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। और इंशाअल्लाह, क्योंकि अभी चंद दिन ही हुए हैं उनको आए हुए, अब जाहिर है कि वो अपने काम की तरफ जब मुसलसल वो तेज़ रफ्त दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें अच्छे असरात भी नज़र आएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं ब्रिगेडियर इकरार हुसैन साहब। इकरार हुसैन साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, आपको शर्मिला साहब, मैं ब्रिगेडियर इकरार कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है आपकी? जी, सैयद इकरार हुसैन साहब, आप मुझे ये बताएं, अब नए आर्मी चीफ जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब आ चुके हैं चीफ ऑफ आर्मी, और उसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब अपने तैनात हो चुके हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। तो आप कैसा देखते हैं सर इस हवाले से? मेरे नजदीक आसिफ भाई ये बहुत अच्छी मूव है। हाँ, उसकी रीजन ये है कि मुल्क में एक अजीब कैफियत पैदा कर दी गई थी इस तैनाती को लेकर, और कम अज कम एक तो वो 6 मुगलियां खत्म हो जानी चाहिए, और इसके अलावा जिसको भी आर्मी चीफ बनाया जाता है वो अपने पूरे करियर के दौरान बहुत मेहनत के साथ और एक खास अपना मंजिल तय करने के बाद जब लेफ्टिनेंट जनरल बनता है तो उनमें से सारे इस काबिल होते हैं कि किसी को भी आर्मी चीफ बना दिया जाए। लेकिन सर इनका नाम पहले भी आ रहा था, लेकिन आया नहीं, और बाजवा साहब आ गए थे, और उसके बाद अब हम ये समझते हैं कि मुकम्मल मेरिट के साथ ये इंतखाब किया गया है। देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया, सीनियरिटी में सबसे सीनियर थे, और इसके अलावा इनकी जो भी काबिलियत है, कोड ऑफ ऑनर है, हाफिज कुरान है, दीनदार आदमी है, बहुत अच्छा करियर रखा है, DGISI रहे हैं, DGMI रहे हैं, कोर कमांड की हुई है, GHQ में प्रिंसिपल ऑफिसर रहे हैं, अपॉइंटमेंट सारी जो बड़ी बड़ी होती है इन्होंने की हुई है, रेपो बहुत अच्छी है, और हमें उम्मीद है इनके आने से फौज का भी और मुल्क का भी नाम बेहतर बनेगा। अच्छा सर, जिन ममालिक से हमारी थोड़ी सी कशीदगी है, जैसे कि अभी जैसे कश्मीर का मसला है और दूसरे ममालिक का मामलात है, तो उस हवाले से आप क्या देखते हैं या क्या कहना चाहेंगे कि कोई बेहतरी इस तरफ ये ला सकते हैं? देखिए, बेहतरी तो जो लेके आनी है वो सियासी हुकूमतों ने लेके आनी होती है। फौज तो सियासी हुकूमतों के कहने पे अमल करती है। मेरे हिसाब में पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि हमसायों के साथ ताल्लुकात खराब हो या जंग हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो
चाहे हमारे मिलिट्री लीडरशिप हो। बदकिस्मती ये है कि हमारे पड़ोस में, खासतौर पर हमारे मशरिक में, मोदी साहब जो है, उनकी जो हुकूमत है वो अभी तक इस तरफ सोच नहीं रही है। और मेरे हिसाब से अगर कुछ मशरिक की बॉर्डर पे हालात बेहतर होने हैं तो उसके लिए मोदी को सोचना है। हमें तो अगर उन्होंने छेड़ा तो अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान फौज इस काबिल है, हम उनको मुंह तोड़ जवाब पहले भी देते हैं, फिर भी दे देंगे। बिल्कुल। नदीम साहब, आप क्या कहेंगे? सर मैं भी यही कर्रार साहब ने जो फरमाया। जी ब्रिगेडियर साहब की बात, क्योंकि पेशा सलाहियत इनके पास है, इन्होंने तो इस शोबे में रहे हैं, तो मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि बॉर्डर की जो सहूलत, जो बॉर्डर की जो सिचुएशन है उसके ऊपर तो आप बेफिक्र हो जाएंगे कि हमारी फोर्सेस कहीं कहीं प्रॉब्लम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पेशावराना सलाहियत के हिसाब से हम दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से हैं। हमारे पास वो सारी सहूलतें हैं और वो सारी चीज़ें हैं कि जिससे हम दुश्मन का इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिसके बाद थोड़ा सा लोगों को परेशान कर देती हैं। जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि लोगों ने अफवाहें फैला दी थी। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर फोर्सेज और इदारों के अंदर एक तब्दीली आती है, वो जैसी भी तब्दीली आएगी, लेकिन उस पर इतनी ज़्यादा अफवाहें पैदा करके, आपको सच्ची बात बताऊं, शरीफुद्दीन साहब अभी मेरी बात को बढ़ाएंगे कि कारोबार के ऊपर इतना इफेक्ट हुआ इन 15-20 दिनों के अंदर, लोग समझे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग ये परेशान हो गए थे कि शायद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वो हो जाएगा, फिनोमिना आ जाएगा। तो मैं लोगों को समझा रहा था कि इदारों के अंदर तब्दीलियां तो आती रहती हैं, बड़े बड़े इदारों के अंदर तब्दीली आती है, पूरी दुनिया के अंदर तब्दीली आती है। तो हमारी आर्मी चीफ को बिठा के इतना ज्यादा मुश्किल बना दिया गया, उनका ख्याल था कि पता नहीं कोई तबाही में जाएगी। अच्छा, मैं एजाज साहब आपकी तरफ आऊँगा। क्या नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान को मुख्तलिफ बहरानों से निकालने में कोई मस्बत कोई किरदार अदा करेंगे? देखिए, बात यह है कि डायरेक्टली उनका किरदार बहरानों से निकालने का बनता नहीं है, क्योंकि जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा था, ब्रिगेडियर करार साहब ने, कि ये सियासी हुकूमतों का काम होता है। जो हमारी सियासी क़यादत है, पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के बहरान हैं ना, तो जो बहरान हैं उन्हें हल करना, जो मसाइल हैं उन्हें हल करना सियासी क़यादत की जिम्मेदारी होती है। अब हमारी सियासी क़यादत किस कदर बालिग नज़री से काम लेती है और किस तरह उन मामलात को हल करने की कोशिश करती है, ये उन पर डिपेंड करता है। जहाँ तक आर्मी चीफ की बात है तो ये, हाँ, हमारे बॉर्डर को सेव करने के लिए हमारी आर्मी मौजूद है, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो मशरिक में बैठा दुश्मन है वो हर वक्त इस ताक में लगा रहता है कि हमारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाए। जिस तरह से आर्मी चीफ की तैनाती के दौरान जो अभी ये 15-20 दिन से, जो महीने से तकरीबन एक बिला वजह की एक बहस व मुबाहिसा चल रहा था मुल्क में कि किसे होना चाहिए किसे नहीं होना चाहिए, जबकि मैं समझता हूं कि वो गैर ज़रूरी था, इसलिए कि आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आज़म को होता है और वज़ीर आज़म के पास जो एक प्रोसेस के थ्रू नाम गए और उन्होंने उनमें से जिसको आर्मी चीफ सेलेक्ट किया और जिसे जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी सेलेक्ट किया वो मुकर्रर कर दिए गए। लेकिन भारत में, ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया में इस बात को बहुत उछाला गया, बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है, जो मैं समझता हूं कि हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं ये DG-MI भी रहे हैं और DG-ISI भी रहे हैं। तो इस तैनाती पर भारत को खास तौर पे प्रॉब्लम पेश आ रही थी कि अगर DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के चीफ अगर पाकिस्तान आर्मी के चीफ बन जाते हैं तो वो अपने लिए उनसे एक खतरा महसूस कर रहा है भारत अभी से। और यही वजह है कि अभी पिछले 2-3 रोज से भारतीय मीडिया को अगर आप देखें तो उन्होंने एक वावेला मचाया हुआ है, एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, अपोजिशन के खिलाफ। अलगरज मुकम्मल तौर पर उन्होंने एक महाज बना लिया है। उन्होंने तो हमारे सियासी लोगों की कुछ 2-4 तकारीर जो हो गई थी और उनको भी लेके उसको इशू बनाया। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे इस बात पे? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ भाई आपकी बात से भी और बाकी भी हमारे जो दोनों हाजरीन हैं इनकी बात से भी। इसको इशू बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था, रूटीन का मामला था। और देखें, मुल्क आइन के मुताबिक चलाया जाता है और आइन के मुताबिक पाकिस्तानी फौज का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, बाहर की खारजा पॉलिसी में कोई रोल नहीं है। हमारा जो रोल है वो पाकिस्तान का दिफा करना बॉर्डर से
और मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे हालात पैदा हो, अंदरूनी दुश्मन से लड़ना या किसी किस्म की खुदा ना खास्ता को आगामी मुसीबत आ जाए, सैलाब आ गया, ज़ल्ज़ला आ गया, उसमें अवाम के साथ खड़ा होंगे। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तानी अवाम की है, कल भी अवाम इसके साथ थी और खुदा ना खास्ता आज भी मुझे यकीन है अगर बात भारत के साथ जंग की हो तो ये 86 लीडर जो आज फौज के खिलाफ बोल रहे हैं ये खुद फौज के साथ खड़े हो जाएंगे, इनके वर्कर फौज के साथ खड़े हो जाएंगे और फिर सब यही कहेंगे ये पाकिस्तान की फौज है। तो मुझे आर्मी लोगों ने तनकीद भी की, बात भी इस पे कुछ लंबी भी हुई लोगों की, लेकिन ये एक आर्जी फेज था। आप देखेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह फौज अपना जो आईनी किरदार है वो अदा कर रही होगी और पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडरशिप ये अपना जो ब्रिगेडियर साहब आपकी बात काटते हुए एक सवाल और करना चाहूँगा। हम एटमी ताकत हैं, क्या ये गैर मुल्की जो मुदाखलत होती है हमारे यहाँ जो हम सुनते हैं, इसके हवाले से हमारे आर्मी चीफ साहब कोई ऐसा इक़दाम करेंगे कि बस ऐसी मुदाखलतें ना हों और जिस तरह से वो बातें करते हैं? देखिए जैसे मैंने अर्ज किया ना, फौज का काम होता है आपके नजरियाती सरहदों की हिफाजत करना, आपकी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करना। वो फौज पहले भी करती रही है, आइंदा भी करेगी, लेकिन दुश्मन भी आपका कमजोर नहीं है। देखिए दुश्मन आपका अंदर भी मौजूद है, दुश्मन आपके बाहर भी मौजूद है। साजिशें तो पहले भी होती आई हैं, साजिशें करने वाले हो सकता है पहले से ज्यादा साजिशें करें, लेकिन साजिशों का मुकाबला करने के लिए फौज तैयार है और उसको पाकिस्तानी अवाम की मदद की, सपोर्ट के, ताउन की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम जब मुल्क के ऊपर कोई मसला हुआ तो पाकिस्तान फौज के साथ खड़े थे। फौज में सलाहियत है दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज है। जी हमें अपनी पाक फौज पे फख्र है, हमें अपनी पाक फौज पे, हमें नहीं वैसे दुनिया इस पे फख्र करती है और 22 करोड़ अवाम जो है वो फख्र करते हैं, इसीलिए साथ है क्योंकि जाहिर है कि हमारी पाक फौज जिस तरह से दिफा करती है, जिस तरह से दुश्मन के दांतों को खट्टा करती है, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। हमारी अफवाज दुनिया भर से बेहतर अफवाज है। नदीम साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही, ब्रिगेडियर साहब की भी बढ़ाऊंगा बात, साफी भाई भी बैठे हुए मेरे साथ। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि आजकल वार का जो डिजाइन है वो तब्दील हो गया। पहले वेपन होता था और दीगर चीजें भी थी, बॉर्डर तक जंगे में। आजकल आपके घरों के अंदर आपकी डिवाइस के ऊपर जंगे लड़ी जा रही हैं। अब मीडिया वार आ गई है बहुत ज्यादा। आप सोशल मीडिया वार देख लें। आप यकीन करेंगे कि इस वक्त अगर देखा जाए तो दुश्मन, अगर हम इसको दुश्मनों के प्रोपेगेंडे पे ले लें तो हम तमाम सियासी पार्टियों को लेके अफवाज के साथ भिड़वा दिया गया सोशल मीडिया और दीगर किस्म के मीडिया ने। आप 15 दिन से देख ले, 15 दिन के अंदर मेरे भाई से पूछें कि मेरा ख्याल हम कितने प्रोग्राम कर चुके हैं। हम लोग अपना फर्ज समझ के लोगों को बता रहे थे कि खुदा के वास्ते ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसको तुम अपनी उसके अपने कारोबार रोक के बैठ गए, अपनी जिंदगी को रोक के बैठ गए। सांसें रुकी हुई थी लोगों की, पता नहीं आर्मी चीफ सर ये हमारी रूटीन की वर्किंग है। हमारी फौज के अंदर इससे भी बड़ी बड़ी चेंजिंग आती है, कोई मसला थोड़ी है। हर सिपाही और हर जर्नल हर वक्त जंग के लिए तैयार रहता है। अब उसमें एक ऐड हो गई है जंग के लिए मीडिया, नहीं, अब मीडिया वार, आसिफ भाई मीडिया वार अब उसमें शामिल हो गई है हमारे अंदर। अब उसमें हमारा भी फर्ज बनता है, हम साफियों का, हम तजियाकार, हम जैसे सोशल मीडिया के लोग और जितने साथी हैं, उसमें हम अपनी फौज का अगर साथ दे गए तो मेरा ख्याल है दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती इंशाल्लाह। आप नदीम अपना शरीफ साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपने जब फौज के लिए रैली निकाली, जो जज्बात आपके हमने देखे थे और जो एक जोश और वलवला आप लोगों में था, तो आप अब क्या समझते हैं कि हमारे आर्मी चीफ को क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए हैं कि ये जिस तरह से बातें की जाती हैं फौज पे, जिस तरह से बोला जाता है फौज पे, वो रुक सके? बात ये है कि ये जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा ना कि हमारे अंदर भी गद्दार बैठे हैं मौजूद, ये बिल्कुल 100% सही बात है। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि जो अंदर गद्दार है आप तो उनको जानते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते, उनके खिलाफ काम क्यों नहीं करते? हर शख्स, जब हम जानते हैं कि गद्दार कौन कौन है तो चीफ ऑफ आर्मी क्यों नहीं जानता उनको? दूसरी बात यह है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी साहब को ये कहूँगा कि बहुत 75 साल हो चुके हैं, आप सिर्फ जो है नज़र रखें पाकिस्तान पे और सियासतदानों पे और कोई मुदाखलत ना करें।
इस मुल्क को चलने दें, मुल्क बहुत अच्छा है, हम ताजिर लोग बहुत परेशान हैं। हम ये अच्छा हमारे अंदर एक ये कमजोरी है, ये सही बोला नदीम भाई ने कि सोशल मीडिया ने इतना आगे कर दिया। हमारा चीफ ऑफ आर्मी को बनाने में या ना बनाने में क्या किरदार है? कोई किरदार नहीं है। हम बिलावजह यार कौन बना जगह जा रहे कौन, हमारा क्या वास्ता है? मुल्क की सपह सलार है। देखिए एक रेडी लगाने वाले से लेके एक सनतकार उस पे कर रहा है बात। ये हमारे मुल्क का मामला है, इस पे तो जाहिर सी बात है कि बातें होंगी। नहीं और इस पे ऐसी बात नहीं है, नहीं इसमें बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो सियासी बातें की गई गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ साहब के बनने से पहले, तो इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब सैयद करार हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड। तो हम उनसे बात कर रहे थे कि करार साहब, आप इनकी बातों का क्या जवाब देंगे? और इस वक्त एक सवाल छोड़ के गया था मैं। सवाल आपका ये था कि फौज पे पिछले चंद दिनों में जो सियासी बातें हुई वो होनी चाहिए कि नहीं? मेरा जवाब है नहीं। देखिए, आप शख्सियात जरूर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि फौज के खिलाफ ब्रिगेडियर ने गलत काम किया, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो, कानून के मुताबिक उसको सजा दी जानी चाहिए। आप कह सकते हैं फलां जनरल ने गलत काम किया, उसकी इंक्वायरी हो, कानून के मुताबिक उसके ऊपर केस चले, और जो उसने अगर किया तो सजा मिले, नहीं किया तो उसको बरी कर दिया जाए। लेकिन आप ऐसे पूरे अदारा, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, आप फौज का किसी भी अदारे को इस तरह मुर्द इल्जाम ठहरा के अपनी तकरीरों का अनुमान नहीं बनाना चाहिए। लोग आते जाते रहते हैं, अदारे कायम रहते हैं, इस पाकिस्तान में कायम रहना। अदारों की पॉलिसी एक आदमी के आने से चेंज हो जाती है। जैसे लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन, कल को इलेक्शन कमिश्नर कोई और आ गया, हो सकता है उसकी पॉलिसी और हो। उसने अपने मैंडेट के मुताबिक काम करना है, करता रहा है। आर्मी अपने मैंडेट के मुताबिक आर्मी रोज करती रही है, करती रहेगी। तो शख्सियात के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं, और शख्सियात को अगर आप समझते हैं उनमें कोई ऐसी बुराई है जो मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है, तो तनकीद का निशाना बनाने में हर्ज भी नहीं है कोई। आप सही कह रहे हैं कि देखिए, शख्स को तो आप कह सकते हैं, लेकिन हमारा कोई भी इदारा हो उसको आप नहीं कह सकते, क्योंकि इदारा जो होता है वो लोगों की बेहतरी के लिए होता है, मुल्क की तरक्की के लिए होता है, और मुल्क की दिफा के लिए होता है। तो उस पर तो आप कोई बात ना करें, इदारे के हवाले से बात ना करें। हाँ, ये है कि कोई शख्स अगर गलत कर रहा है तो उसकी निशानदही ज़रूरी है। एजाज भाई, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स किसी इदारे का अगर कोई सरबराह है या उसके कोई और ज़िम्मेदार हैं, अगर वो कोई गलतियां कर रहे हैं, तो एज मीडिया पर्सन हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम उसकी निशानदही करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि हमारे काम में भी बाज़ औक़ात रुकावट डाल दी जाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमें हर तरफ से एक तरह से लिबर्टी हासिल हो मीडिया को, क्योंकि अगर हम मीडिया कोई तनकीद करता है तो वो तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होती है। ठीक है ना, उसको उसी तरह लेना चाहिए। ये नहीं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए किसी भी तरफ से। देखिए, मीडिया का तो काम है ना जी कि अगर कहीं बुराई है उसकी निशानदही उजागर तो हम करेंगे। मीडिया कोई कानून नहीं बनाता जी, मीडिया कोई अमल दरामद नहीं कर सकता। हाँ, उन हुक्मरानों तक, उन तक वो खबर पहुंचा सकता है ताकि इस तरफ देखे। अच्छा, जहां पे हम बुराई की निशानदही करते हैं वहां अच्छाई की भी करते हैं। अब जाहिर है कि इसी तरह से, लेकिन इदारों पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इदारे में बैठने वाला शख्स तो गलत हो सकता है। इदारों पे बात नहीं होती आमतौर पे। जब भी बात होती है किसी ना किसी शख्सियत के हवाले से ही होती है कि फलां ने फलां इकदाम गलत कर दिया, फलां का फलां कदम गलत है, फलां ने ये स्टेप गलत लिया है। आमतौर पर जो मीडिया में बात होती है पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो सिर्फ
इदारों पे नहीं होती, किसी भी इदारे पे नहीं होती, बल्कि उन शख्सियात के खिलाफ होती है जिनसे कोई गलती सरजद हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में कोर्ट ऑफ लॉ भी मौजूद है और खुद हमारी आर्मी के अंदर अपना एक डिसिप्लिन मौजूद है, उनका अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम मौजूद है। तो बजाय ये कि अगर हम कहीं पे किसी वक्त किसी मामले में कोई अपनी राय दे रहे हैं, कहीं पे तनकीद भी कर रहे हैं, कहीं पे हम इत्तेफाक भी कर सकते हैं, तो उस तनकीद को मुस्बत अंदाज में लिया जाए। कोई भी इदारा हो हमारे मुल्क का, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। नदी आप शरीफ साहब, आप क्या कहेंगे? इदारों पे जो तनकीद की कर देते हैं या बोल देते हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इदारों पर नहीं करनी चाहिए, जो शख्स कर रहा है उस पर करनी चाहिए, क्योंकि इदारे तो हमारे मुल्क के इदारे हैं ना। अगर उनमें कोई शख्स गलत कर रहा है तो उसकी निशानदेही करें और उसको बाकायदा सजा दी जाए। अब हमारा मुल्क का मसला ये है कि आपने कहा कि नहीं तो करना चाहिए। एक आम ठेले वाला, आम फलूल वाला, आम वही वजीर आजम कौन बनेगा, वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेगा? ऐसा नहीं है। आप जो है इनको करने दें काम, हम अपना काम करें। हम क्या कर रहे हैं, ताजिर क्या कर रहे हैं, आम आदमी क्या कर रहा है, उसको भी मुल्क के लिए काम करना चाहिए। इससे ये तासुर नहीं मिलता एक आम आदमी को, जैसे कि ये बात कर रहे हैं एक रेडी वाले की और एक बिजनेसमैन की, कि वो भी बात करता है। हालांकि ये काम तो जाहिर सी बात है कि हाई लेवल के हैं, वहाँ से इन कामों को किया जाएगा, फैसले तो वही करेंगे, लेकिन एक आदमी इन्वॉल्वमेंट जो दिखाता है इसमें, अपनी हुब्बुल वतनी भी दिखाता है, अपने इजहार भी करता है, जज्बात का इजहार भी करता है, तो उसका हक है ना। अच्छा, ये बात ना हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको बुरा समझा जाता है, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछूं कि इसी वजह से अल्लाह ताला ने हर काम के लिए कोई ना कोई नई चीज लाई। ये सोशल मीडिया जो है ना, ये इजहार आज़ादी था, लोगों को इजहार की आज़ादी मिल गई, उसको कुछ नेगेटिवली इस्तेमाल हो गया। मैं शरीफ भाई की और अपने भाई के एजाज भाई की बात में मेरे साथ बैठते हैं, सारा दिन हम तो इकट्ठे होते हैं। मैं एक बात बताऊं कि इसका नेगेटिव इफेक्ट, आप पिछले दिनों लोगों ने बिला जरूरत किसी ने एक मीडिया पे न्यूज चला दी, मीडिया पे नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे, कि एम्बुलेंस खाली जा रही है। तो मैं लोगों को कहता था एम्बुलेंस खाली जाएगी ना किसी पेशेंट को उठाने के लिए, या साथ में पैसेंजर आने जाने का करवाएगी वो। तो ये लोगों को हमारे यहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस की भी कमी होती है। अच्छा, ये एक बात बताऊं आपको कि हमारे कौम बड़ी मुहब्बे वतन है, हम अपने इदारों पे, अच्छा उसमें फौजी इदारों के ऊपर हमारा बड़ा ट्रस्ट होता है। हम शायद जमहूरी इदारों को इतना समझ नहीं सके या उनको समझा नहीं हम लोग समझे। बदकिस्मती है कि हम वो फ्लोर की लड़ाई को हम लोग उसकी जाती लड़ाई समझ लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पे लचक होनी चाहिए। नहीं, लचक की बात मैं बाद में करूंगा, पहले शऊर देने की बात थी। आसिफ भाई, मसला ये होता है कि हम लोगों के पास, हमें अपनी फौज से मोहब्बत, जंग और दुश्मन के मुकाबले पे हम एक पॉइंट पे खड़े हैं कि दुश्मन हमारे, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि अब वक्त मेरे पास बहुत कम है। और हमारे साथ ब्रिगेडियर कर्रार हुसैन साहब मौजूद है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। कर्रार साहब, आप क्या कहेंगे? एक आम आदमी भी इस पे गुफ्तगू करता है, तो आम आदमी को क्या हक नहीं है जमहूरियत में इन पे बात करने का? मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। उसकी रीजन यह है, खासतौर जमहूरियत में तो जिसको आपने वजीर आजम बनाना है, वजीर आला बनाना है, वो आपके या आपके हम वतनों के वोटों से मुंतखब हुआ होता है। और वोटर्स को अपने उस आदमी से ना सिर्फ बहुत सी उम्मीदें होती उस आदमी से, बल्कि एतमाद भी होता है कि आदमी डिलीवर करेगा, और इसी बेसिस के ऊपर उसको मेजॉरिटी जमहूरियत के असूल के मुताबिक सिलेक्ट करती है। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो अदारे होते हैं, जैसे ब्रिगेडियर चीफ जस्टिस कौन बनेगा या आर्मी चीफ कौन बनेगा, उनका एक ऑलरेडी पहले से सिस्टम होता है, और उसमें आम पब्लिक का रोल इतना ही होता है कि जी जो आने वाला है वो इनके लिए क्या कर सकता है। एक अच्छा चीफ जस्टिस आएगा, वो बाकी अदालतों के निजाम को बेहतर करेगा, जो पेंडिंग आपके केसेज होते हैं हो सकता है उसको पेश कर दे। इस तरीके से एक अच्छा आर्मी चीफ आएगा जो आपके अंदरूनी मसाइल होते हैं उसमें बेहतर कर दे कुछ ना कुछ। तो बुराई नहीं है इसमें कि जी आप डिस्कस क्यों करते हैं कौन आएगा, लेकिन इतना उसको जाती है हाइप नहीं देना चाहिए कि गैर जरूरी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हाँ, हाइप नहीं देनी चाहिए। सैयद इकरार हुसैन साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और मैं एजाज साहब आपसे पूछने की कोशिश करूँगा, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और दीगर जो कारोबार हैं, क्या इसमें कुछ तब्दीली आएगी? क्योंकि साहब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है, माल जाता है, वहाँ भी हमारे सरहदें पार करके जाता है, तो जाहिर है कि बड़ा अमल दखल होता है। छोटी सी बात, मतलब अभी जिस तरह के हालात रहे पिछले दिनों, हमारे अशरीफ साहब ने जिस तरह कहा कि
हमारे ताजिर गैर ज़रूरी तौर पे मोहतात हो गए थे, ठीक है ना। उनको भी बहरहाल अपना सरमाया डूबने का खदशा होता है, इसलिए वो एक मोहतात तरीके से आगे चल रहे होते हैं। अब ये जिस तरह की गैर यकीनी कैफियत बना दी गई थी, ज़बरदस्ती बना दी गई थी, कोई मतलब इसका कोई कुदरती तौर पे कुदरत से कोई ताल्लुक नहीं था मामलात से, इसका गैर ज़रूरी तौर पर एक हिजानी कैफियत बना दी गई कि किसे आर्मी चीफ बनाया जाए, किसे ना बनाया जाए। अब वो मामला हल हो गया है और इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, उम्मीद है कि अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमारी बेहतरी की जानिब बेहतरी होगी, इंशाल्लाह बेहतरी होगी और हमारा मुल्क जो है इंशाल्लाह तरक्की की तरफ भी गामजन होगा। एक खुश आइन बात है, क्योंकि अभी हफ्ता ही हुआ है कि हमारे आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने अपना ओहदा संभाला है और जनाब साहिर शमशाद साहब ने अपना ओहदा संभाला है। एक बार फिर पूरी कौम की तरफ से हम अपनी तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और बहुत सी अच्छी उम्मीदें रखते हैं। इसी के साथ ही नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। एजाज अहमद साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे शरीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में किसी और गुफ्तगू के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।